गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई क्लासेस। इससे पहले हम चैप्टर 3 के पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। काफ़ी हद तक हमारा ये चैप्टर हो चुका है। पार्ट 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको पहले वाले 2 पार्ट जो हैं अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, क्योंकि पहले भी बता चुकी हूँ ये निबंध टाइप का चैप्टर है ना। तो इनडायरेक्ट मीनिंग काफ़ी इसका गहरा है। पार्ट 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ पिछली बार से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर है 8 पे। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। 4th लास्ट पैराग्राफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोष का मीनिंग होता है अवगुण, किसी की बुराइयां ढूंढना, किसी के दोष खोजना। दोषों का पर्दाफाश करना अर्थात रहस्य प्रकट करना, किसी की बुरी बात को उछालना, दूसरों को बताना, उसे कहते हैं दोषों का पर्दाफाश करना। कि इसने तो ऐसा काम किया, उसने तो वैसा काम किया, मतलब बुरी चीज़ों को हम दूसरों के साथ जल्दी शेयर करते हैं, उसे कहते हैं दोषों का पर्दाफाश करना। ये मुहावरा है। जहाँ पीछे आपके मुहावरे दिए हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चन दिया होगा। किसी की बुराइयों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण का मीनिंग होता है चरित्र, व्यवहार। पेंसिल अपने हाथ में ही रखेंगे, मीनिंग्स लिखते जाएंगे। आचरण के गलत पक्ष को, पक्ष मतलब साइड, गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय, उद्घाटित मतलब किसी के दोषों को प्रकट करना, बताना, शेयर करना। किसी के चरित्र के गलत पक्ष को उभारना, बताना करते समय उसमें रस लिया जाता है। रस मतलब बहुत इंटरेस्ट लिया जाता है। मान लीजिए आपकी क्लास में, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग भी समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी क्लास में किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, तो उस बच्चे को टीचर ने बहुत ही शाबाशी दी, अच्छे से तारीफ़ की गई उस बच्चे की। तो इस बात को जैसे हम रिश्ते से मिलते हैं तो शायद ही इस पॉजिटिव बात को हम किसी के साथ शेयर करते हैं कि पता है आज मैं, हमारे क्लास में एक बच्चा है ना, उसने इतना अच्छा आंसर दिया ना, तो सर ने उसको शाबाशी दी, मिस ने बहुत तारीफ़ की। लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे ने मस्ती की है, उसे 2 चांटे लगाए गए या उसे पनिशमेंट दी गई। तो जैसे ही हम निकलते हैं रिश्ते से बाहर और हम अपने दोस्त को दूर से देखते हैं तो कहते हैं ओ इधर आ, मस्त बात बताता हूँ। पता है जिस बच्चे को ना, ये जो सामने खड़ा है ना, उसे ना टीचर ने 2 चांटे लगाए, क्योंकि ये मस्ती कर रहा था या गलत आंसर दिया था या कुछ भी इससे गलती हो गई थी। तो दूसरों की बुराइयों को जितना हम रस लेकर या इंटरेस्ट के साथ प्रकट करते हैं, उतनी अच्छी बातों को इंटरेस्ट के साथ प्रकट नहीं करते। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषोद्घाटन मतलब दोषों का पर्दाफाश करना। एकमात्र मतलब सिर्फ कर्तव्य मान लिया जाता है कि बस मेरा कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके दोषों को बताऊंगा, अच्छाइयों को कभी बताऊंगा ही नहीं। बुराई में रस लेना बुरी बात नहीं है, अर्थात किसी में बुराई है और किसी के सामने प्रकट कर रहे हैं तो वो बुरी बात नहीं है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। अर्थात हम दूसरों की बुराइयों को तो बहुत इंटरेस्ट के साथ प्रकट कर देते हैं, दूसरों के साथ नेगेटिव बातें शेयर करते हैं उसकी, लेकिन अच्छाई को अगर प्रकट नहीं करते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। मतलब हम दूसरों की नेगेटिव पॉइंट्स जल्दी ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिव पॉइंट को उतना जल्दी प्रकट नहीं करते हैं। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से, उजागर मतलब दूसरों के साथ शेयर करने से, बताने से, लोकचित्त, लोक मतलब लोगों के और चित्त मतलब मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मान लीजिए किसी ने अच्छा काम किया है और उसे हम खूब शेयर कर रहे हैं, है ना। जैसे बचपन में आपने एक स्टोरी छोटे थे तभी पढ़ी होगी कि एक बच्चा एक राह से जा रहा था, तब लोग, टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, पैदल पैदल लोग आते जाते थे। तो उसे एक सुनकर रास्ते पर एक बैग मिला जिसमें पैसे पड़े थे। उस बच्चे के मन में ये आता है कि क्यों ना अपने गांव के पुलिस थाने में जाके जमा करा दूं, और जिसकी रकम होगी उससे जाके मिल जाएगी, न जाने किसकी ये मेहनत की कमाई होगी। वह जाके पुलिस स्टेशन में जमा करा देता है और अखबार में उसका नाम आता है कि ये जो बच्चा बड़ा ईमानदार है, इसे बैग मिला था रुपयों का, चाहता तो लालच में आके घर ले जा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने पुलिस थाने में जाके वो बैग जमा कराया। तो इसकी अच्छाई, ईमानदारी के बदले में उसे सरकार की तरफ से क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। तो जब ये अच्छी बातों को हम उद्घाटित करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं तो लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है कि यदि हम भी ऐसे अच्छे काम करेंगे तो हमें भी लोग ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। एक बार रेलवे स्टेशन पर, अब इस स्टोरी चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, लेखक ने अपने 2 छोटे छोटे अनुभव प्रकट किए हैं, यहाँ पे शेयर किए हैं हमारे साथ। तो ये जो दोनों
अनुभव उन्होंने अपने बताए हैं ना, वो एक बार रेलवे में मतलब ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रहे थे, उस बात की घटना है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया था। अब ये जो स्टोरी है, छोटी सी घटना यहाँ लेखक ने शेयर की है, इसकी लैंग्वेज बहुत ही ईजी है, इसलिए इनडायरेक्ट मीनिंग समझाने में बहुत देर नहीं लगेगी। मैं रीड करती जा रही हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। 10 के बजाय कौन सा नोट दे दिया लेखक ने? 100 रुपये का। जल्दी जल्दी गाड़ी में आके बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हो गए। 10 के बजाय 100 का नोट दे दिया और लेखक भी भूल गए और उस व्यक्ति को भी याद नहीं रहा, जो टिकट मास्टर खिड़की में बैठा था उसे भी याद नहीं रहा। थोड़ी देर के बाद उसे याद आता है कि मैंने 10 के बजाय 100 का नोट ले लिया है किसी व्यक्ति से। और थोड़ी देर में वह टिकट बाबू लेखक को ढूंढते ढूंढते कहाँ आ जाते हैं? 2nd क्लास के डब्बे में आ जाते हैं। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता का मीनिंग होता है पोलाइटली आकर मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए। कहा, यह बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने भी नहीं देखा और आपका भी ध्यान नहीं गया। उनके चेहरे पे विचित्र संतोष की गरिमा थी। संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन और गरिमा मतलब गर्व था कि जिसके 90 रुपये थे वो मैंने उसे लौटा दिए। अर्थात बिना वजह के 90 रुपये किसी और को भी नुकसान जाता और मेरे पास भी बेवजह बिना मेहनत के 90 रुपये आ जाएं, ये उस टिकट बाबू से भी सहन नहीं होता। इस प्रकार उन्हें संतोष हुआ कि जिसके पैसे थे 90 रुपये उस व्यक्ति को मैंने लौटा दिए। मैं चकित रह गया। ये भी एक मुहावरा है, आप अंडरलाइन करते जाना। चकित रह जाना अर्थात आश्चर्य में पड़ जाना कि आज के समय में क्या कोई इतना ईमानदार व्यक्ति हो सकता है कि अपना काम छोड़ के, इतनी लाइन लगी हुई थी कि इसने 10 के बजाय 100 का नोट ले लिया, तब ध्यान नहीं गया, लेकिन अपना काम छोड़कर आया ट्रेन में और ढूंढने लगा कि वह व्यक्ति कौन सा होगा जिसे मुझे 90 रुपये वापस करने, है ना। तो लेखक इसमें चकित रह जाते हैं कि इतना ईमानदार व्यक्ति भी आज के समय में कोई मिल सकता है। कैसे कहूँ कि दुनिया में ईमानदारी लुप्त हो गई है। लुप्त मतलब गुम हो जाना, अदृश्य हो जाना। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं। अवांछित जिसे हम चाहते नहीं हैं। ऐसी ये बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती रहती हैं, घटती रहती हैं, जिन्हें हम चाहते नहीं हैं। परंतु यह घटना ठगी मतलब जिसने हमें ठग लिया हो, ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। वंचना जिसे हम चाहते न हों, मीनिंग लिखते जाएंगे। कहा कि ये जो एक ऐसी सच्चाई और ईमानदारी भरी घटना थी ना, वो उन लाखों घटनाओं के सामने बहुत अच्छी है जो हमारे साथ बहुत सारी अवांछित घटनाएं घटती रहती हैं, उनकी कंपेयर में तो ये बहुत अच्छी है। कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि 90 रुपये के लिए कोई व्यक्ति मुझे इस प्रकार ढूंढता ढूंढता ट्रेन में आके पैसे दे के जाएगा। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। ये पहला अनुभव शेयर किया लेखक ने जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। दूसरा अनुभव उन्होंने अपना शेयर किया है बस में यात्रा कर रहे थे तब का। बस में यात्रा कर रहा था, मेरी पत्नी और साथ 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी हो गई थी, रुक रुक के चल रही थी। गंतव्य का मीनिंग होता है मंजिल, जहाँ पे आपको पहुँचना। मान लीजिए यहाँ से आप निकल रहे हैं गांधीधाम से, आदिपुर से, और आपको भुज तक जाना है, तो आपकी मंजिल कौन सी है? भुज। ओके। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही, 5 मील, 1 मील का मीनिंग होता है 1.5 किलोमीटर, तो 5 मील का मीनिंग हुआ 7.5 किलोमीटर। जहाँ तक पहुँचना था उससे 7.5 किलोमीटर पहले ही बस क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। उसने जवाब दे दिया कि अब वो आगे नहीं चल सकेगी। एक सुनकर निर्जन स्थान में बस ने जवाब दे दिया। निर्जन मतलब जंगल, जहाँ कोई आता जाता न हो। रात के कई 10 बज चुके होंगे। बस में सारे के सारे यात्री घबरा गए कि अब क्या होगा। कंडक्टर ऊपर गया, साइकिल लेकर चलता बना। किसी को बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। लोगों को संदेह हो गया। संदेह का मीनिंग होता है शंका, कि हमें धोखा दिया जा रहा है। सब यात्री मतलब जो पैसेंजर्स थे वो डर गए कि ज़रूर हमको ये लोग धोखा दे रहे हैं, और बिना बोले साइकिल लेकर कंडक्टर चला गया। नेक्स्ट पेज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 9 पर। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। नेचुरली आजकल भी हम टीवी पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं सुनते रहते हैं कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे या बस में सफ़र कर रहे थे और इस प्रकार कोई आया और हमें लूट के चला गया, है ना। ऐसी
बहुत सारी घटनाएं सुनते रहते हैं कि कार में सफ़र कर रहे थे, अचानक से कुछ लोगों ने हेल्प मांगी, जब हमने हेल्प की तो वो लोग हमको ही लूट कर या मारपीट करके सारा का सारा धन लेकर चले गए। ऐसा बहुत बार होता रहता है। तो यहाँ पे लोगों को भी यही मन में डर बैठ गया था कि यहाँ थोड़े दिन पहले डकैती हुई थी, हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ किया जा रहा हो। परिवार सहित मैं अकेला ही था। सहित मतलब के साथ। लेखक अपने परिवार के साथ थे, बाकी जितने भी यात्री थे ना वो सब अकेले आए थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, अर्थात प्यासे बैठे थे। पानी का कहीं ठिकाना था ही नहीं क्योंकि सुनकार स्थान था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था कि न जाने क्या लूटमार करने वाले हैं ये लोग। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना दिया। ड्राइवर को पकड़ लिया और एक जगह घेरा बना के रख दिया। उसके चेहरे पे हवाइयाँ होने लगी, अर्थात ये भी मुहावरा है। बहुत भयभीत हो गया ड्राइवर। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर मतलब भयानक ढंग से कि मुझे प्लीज़ बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग तो मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर, कातर मतलब भयभीत मुद्रा देखकर यात्रियों को समझाया कि इस प्रकार ड्राइवर को मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री तो बहुत ही घबराए हुए थे। वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मेरी बात अर्थात लेखक की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था और कहा कि ड्राइवर को मार डालेंगे। इसकी बातों में मत आइए, लोगों ने कहा, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। सारे के सारे यात्री जो थे ना, पैसेंजर्स, वो नेगेटिव सोच रहे थे। लेखक के मन में दया भावना तो आ रही थी, लेकिन फिर भी मन में डर था कि कहीं सचमुच ये लोग कोई षड्यंत्र तो नहीं रच के आए हैं। मैं बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचा लिया। लेखक भी भयभीत तो थे, लेकिन सोचा कि ड्राइवर को कम से कम थोड़ी कोशिश करके बचा लेता हूँ कि लोग मारपीट ना करें। 1.5-2 घंटे बीत गए, अर्थात 12 बजे के आसपास का समय हो चुका था। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। पहले भी ये बात बताई थी, बच्चे पानी के लिए तरस रहे थे। अब उन्हें भूख भी लगी थी। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार के एक जगह पर घेर कर रख दिया। कोई भी दुर्घटना होती है, दुर्घटना मतलब कोई भी ऐसी घटना घटती है कि कंडक्टर डाकुओं को, चोरों को लेके आ रहा है, तो लोगों ने सोचा कि सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ड्राइवर को ही समाप्त कर देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है। एक बस आ रही थी, उसमें हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उससे आते ही अड्डे से नई बस, उसने आते ही कहा मैं अड्डे से नई बस लेके आया हूँ। अड्डे का मीनिंग होता है स्टेशन। वह बस स्टैंड पे साइकिल पे गया था और एक खाली बस लेकर आया। साथ ही लेखक के पास आके कहा, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया था, इसीलिए थोड़ा भोजन, पानी और दूध भी लेकर आया हूँ। यात्रियों की जान में जान आ गई कि हाँ, ये सचमुच कंडक्टर जो है, ड्राइवर दोनों अच्छे हैं। इन्होंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा था हमें लूटने के लिए, बल्कि ये लोग तो बस की व्यवस्था हमारे लिए कर रहे थे। सब ने धन्यवाद दिया, अर्थात थैंक यू बोला। ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी। 12 बजे से पहले हम सब लोग स्टेशन पर पहुंच गए। नेक्स्ट पैराग्राफ है। आई होप आपको ये लैंग्वेज समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि ये जो दो इन्होंने अपनी अनुभव बताए हैं रेलवे का और बस का, बहुत ही इजी लैंग्वेज है ना, कि सब यात्रियों के मन में आ रहा था कि ये नेगेटिव काम करने वाले हैं या षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। मनुष्यता का मीनिंग पहले भी बता चुकी हूँ, इंसानियत, मानवता। एकदम समाप्त हो जाना मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना। लेखक अपने आप से कह रहे हैं कि मैं नहीं कह सकता कि मनुष्यता समाप्त हो चुकी है, अर्थात छल कपट का वातावरण चारों तरफ है, फिर भी किसी किसी मनुष्य में मानवता पाई जाती है, जो बिना बोले कंडक्टर जो है मेरे बच्चे के लिए पानी, दूध वगैरह की व्यवस्था करके लेके आया। कैसे कहूँ, लोगों में दया माया नहीं रही है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ अर्थात किसी ने धोखा भी दिया है, छल कपट किया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिली। ठगा भी गया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वास करने की चीज़ मिली है। यहाँ विश्वासघात लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आप विश्वास लिखेंगे, अर्थात छल कपट करने वाले लोग तो बहुत हमें मिल ही जाते हैं, लेकिन ऐसे भी अवसर आए हैं कि लोगों पर मैं विश्वास कर सकूं। केवल उन्हीं बातों को हिसाब रखें जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाता है। कष्टकर मतलब दुखदायी बन जाता है। कि उन्हीं चीज़ों को याद रखें कि इसने बेईमानी की, इसने दर्द दिया, उसने पीड़ा दी थी या इसने धोखा दिया, तो जीवन पूरा दुखदायी कष्टकर बन जाता है ना। केवल दुखी दुख नज़र आते हैं जीवन में।
तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। अकारण का मीनिंग होता है बिना वजह के लोगों ने मुझे क्या की, सहायता की। जैसे बस रेलवे का अनुभव बताया लेखक ने कि मुझे तो याद भी नहीं था, मैंने 90 रुपये कंडक्टर को ज़्यादा दे दिए, फिर भी वह ढूंढता आया सेकंड क्लास के डब्बे में और मुझे 90 रुपये थमा के गया। दूसरी बार बिना बोले कंडक्टर पानी दूध वगैरह की व्यवस्था करके आया। तो अकारण लोगों ने लेखक की क्या की है, हेल्प की है ना। निराश मन को ढांढस दिया है। निराश अर्थात उदास मन को ढांढस देना, ये मुहावरा है। इसका मीनिंग है दिलासा देना कि भले कितने भी लोग ठग लें, धोखा दें, लेकिन अब भी मानवता जीवित है इस दुनिया में। हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की, केवल नुकसान ही नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दे, मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। संदेह मतलब शंका न करूं। पॉजिटिव वर्ड्स में प्रार्थना की है रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक प्रार्थना गीत में कि हे ईश्वर, चारों तरफ केवल नुकसान ही नुकसान हो, धोखा ही धोखा मिल रहा हो, फिर भी इतनी मुझे हिम्मत और श्रद्धा देना कि मैं कभी तेरे ऊपर संदेह न करूं, क्योंकि लोग कितने भी धोखे दे दें, लेकिन तू अवश्य मेरी सहायता करने के लिए बैठा ही है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, अर्थात मनुष्य ने जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनका नतीजा गलत ही आ रहा है। नतीजा का मीनिंग होता है परिणाम, रिजल्ट। तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः अर्थात अक्सर आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। अर्थात ये सारे छल कपट धोखे खत्म हो जाएंगे और अच्छाई समाज में फैलेगी। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना है और बनी ही रहेगी कि भारत में पहले जैसे आदर्श वापस स्थापित हो जाएंगे। जो पहले के समय में राजाओं में आदर्श हुआ करते थे कि राजा प्रजा सुखी तो राजा भी खुश होता था, लेकिन प्रजा दुखी है तो राजा भी निराश हो जाता था। ऐसा माहौल फिर से हमारे देश में वापस आएगा, ऐसी लेखक उम्मीद जता रहे हैं। मेरे मन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अच्छाई की उम्मीद रखना या सपने देखना या मन में श्रद्धा का दीपक जलाने की मनाही नहीं है। ये निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छाई एक न एक दिन अवश्य समाज में उत्पन्न हो ही जाएगी। ओके बेटे, आई होप आपको ये पार्ट 3 इस चैप्टर का लास्ट पार्ट समझ में अच्छे से आ चुका होगा। इसके बाद हम शब्द समूह की तरफ बढ़ रहे हैं। शब्द समूह मैंने अंडरलाइन भी करके रखे हैं। फर्स्ट लाइन में जो है वो है सेकंड लाइन में गुमराह, भुला हुआ, दकियानुसी, पुराने ख्यालों वाला। 2 शब्द समूह हैं। मुहावरे जितने भी दिए ना सारे के सारे आपको पिन पेज के बाद लिखने हैं। जैसे आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में शब्द समूह लिखे थे वैसे ही ये थर्ड चैप्टर में भी लिखने हैं। ओके, इसके बाद हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं आपको, 2-2 वाक्य में उत्तर लिखने हैं, 5-6 वाक्य राइट इन डिटेल भी लिखना है आपको। इसके बाद है मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये भी लिखना है आपको। शब्द समूह के लिए एक शब्द बता देती हूँ, धर्म से डरने वाला, धर्म भीरू। मीनिंग साथ में लिखते जाएंगे, धर्म से डरने वाला, धर्म भीरू। ओके। मिलन की भूमि तो मिलन भूमि, की शब्द हट जाएगा, मिलन भूमि। सुख देने वाला, सुखदाई। विशेषण आपको एक ग्रामर के टॉपिक में करवा दिया है वीडियो में। विशेषण भारत, भारतीय, ये भी आपको लिखने हैं नोटबुक में। समाज, सामाजिक। क्रोध, क्रोधी। समय, सामयिक। धर्म, धार्मिक। भाववाचक संज्ञा ये भी एक वीडियो में करवा चुके हैं। डाकू, डकैती। फर्स्ट आंसर डाकू, डकैती। आदमी, आदमियत, जिसे हम मानवता भी कहते हैं, उसका समानार्थी है आदमी, आदमियत। बहुत, बहुतायत, जिसे हम ज़्यादातर, अधिकतर, मैक्सिमम भी कहते हैं, बहुत, बहुतायत। सभ्य, सभ्यता, पीछे ता जुड़ जाएगा। मानव, मानवता। विरोधी शब्द ईमानदार, बेईमान। ईमानदार, बेईमान। भ्रष्टाचार, सदाचार। आंतरिक, बाह्य, ब बकरी वाली ब, ह आधा, य बाह्य।
सबल, निर्बल। यहाँ तक आपको सब नोटबुक में होमवर्क फिनिश करना है। ओके, कोई भी ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं है जो आप छोड़ सकें या एग्ज़ाम में नहीं आने वाला हो। एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। मुहावरों का अर्थ दे के वाक्य में प्रयोग करना है। शब्द समूह लिखने हैं। धर्मवीरु, मिलन भूमि, सुखदाई। विशेषण भारतीय, सामाजिक, क्रोधी, सामयिक, धार्मिक। भाववाचक संज्ञा डकैती, आदमियत, बहुतायत, सभ्यता, सभ्यता, मानवता। बेईमान, विरोधी शब्द बेईमान, सदाचार, बाह्य, निर्बल। ओके बेटे, आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 4th पोएम करेंगे उसमें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।